नमस्कार। टीवी 100 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। और आइए वक्त हो चला है देश भर की तमाम खबरें देखने का। हमारा देश के बुलेटिन के साथ शुरुआत करेंगे पहली खबर से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीटों पर साइकिल दौड़ी थी, जबकि 8 सीटों पर कमल खिला था। मिशन 80 का लक्ष्य साधने में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तीसरा चरण काफी महत्वपूर्ण है। देश के बड़े राजनीतिक घरानों में शुमार सैफई के यादव परिवार के जो 3 बड़े चेहरे चुनावी संग्राम में है, पराक्रम दिखाने के लिए उतरे हैं। उनमें से तीनों की परीक्षा तीसरे चरण में ही होगी। इस तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां प्रचार प्रसार के लिए चुनाव के मैदान में पूरी ताकत झोंकने में लगी हैं। कई सीटों पर अब भी चुनौतियों और सत्ता के संग्राम में देखने को भी मिल रही हैं। तो ये सीधी तस्वीरें के माध्यम से आपको बता दें, जो 7 मई को 10 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में चुनाव होना है, उनमें से खासी लोकसभा सीटें हैं संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली। ये वो सीट्स हैं जहां पर तीसरे चरण के 7 मई को चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जहां पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर के प्रत्याशी तक ने चुनावी मैदान में बागडोर संभाल ली है। तैयारियों के इस दौर में 2024 के चुनाव की तैयारी ये इस तरह है, आपको बता दें। फतेहपुर सीकरी में भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार चाहर हैं और उनके अपोजिशन में अगर बात करें तो कांग्रेस से रामनाथ है। वहीं फिरोजाबाद सीट पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर विश्वदीप सिंह है, तो वहीं सपा से अक्षय यादव के साथ उनका चुनावी माहौल चुनौतीपूर्ण है। मैनपुरी सीट पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर जयवीर सिंह हैं और उनके अपोजिशन में अगर देखें तो सपा से डिंपल यादव, यानी कि जो अगर कहा जाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी है। बदायूं सीट पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से सुरजय सिंह शाक्य हैं, वहीं सपा से शिवपाल सिंह यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की ये तैयारियों में वो सीट्स हैं। और अगले क्रम में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आंवला लोकसभा सीट से, जहां भारतीय जनता पार्टी से धर्मेंद्र कश्यप हैं, तो वहीं नीरज मौर्य सपा से बिलोंग करते हैं, जो कि इस बार चुनावी मैदान आंवला लोक सीट पर है। वहीं बता दें आपको, बरेली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से छत्रपाल सिंह हैं और उनके अपोजिशन में जो माना जा रहा है जनता का जो रुख है, वह कंपटीशन जो होगा वो सपा प्रवीण सिंह एरोन के बीच होगा। तो इस तरह से ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये अगली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोकसभा सीट एटा से, जहां भारतीय जनता पार्टी से राजवीर सिंह हैं और अपोजिशन में वर्सेस में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से देवेश शाक्य चुनावी मैदान में उनके साथ देखने को मिल सकते हैं। आगरा लोकसभा सीट में अगर एक नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी से एसपी सिंह बघेल हैं, तो वहीं सपा से समाजवादी पार्टी से सुरेश चंद करदम का नाम उनके साथ देखा जा रहा है। और ये सीधे आंकड़े देख लेते हैं कुछ खास लोकसभा सीटों की। एक नजर फतेहपुर सीकरी सीट पर डालते हैं, जहां की अगर बात करें तो कुल मतदाता अगर देखें तो 17,95,052 कुल मतदाता हैं। और इन मतदाताओं में अगर बात की जाए पुरुष मतदाताओं की तो वो भी आगे हैं। इसके बाद संभल सीट पर अगर बात करें तो कुल मतदाता 16,11,419 हैं। पुरुष मतदाताओं की बात करें जिनमें 7,49,136 हैं। वहीं महिलाओं में बात करें तो 8,62,139 मतदाता हैं। तो उत्तर प्रदेश की इन 10 लोकसभा सीटों के ये आपको खास नजारे आंकड़ों के माध्यम से दिखा पा रहे हैं। और खबर सुल्तानपुर से है, जहां से मौजूदा सांसद व प्रत्याशी संजय मेनका गांधी ने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर व जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना को जमा किया है। वहीं नामांकन पत्र जमा करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी व सहयोगी दल के नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। तो इस तरह से मौजूदगी के बीच में सुल्तानपुर सीट से बतौर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मेनका गांधी ने आज नामांकन पत्र को दाखिल किया और उनके साथ मंत्री भी मुख्य रूप से संजय निषाद भी उपस्थित रहे, जहां आज नामांकन की इस प्रक्रिया में सहभागिता देते हुए 2024 की तैयारियों के बीच खासा नजर भी देखने को मिला है। बता दें आपको 2024 की तैयारियों को लेकर चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए पार्टी के तमाम दिग्गज से लेकर के प्रत्याशी इस बार जौहर आजमा रहे हैं। और इस प्रत्याशी में नाम देखा जाए तो सुल्तानपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी से मेनका गांधी पर विश्वास जताते हुए पार्टी ने इन्हें मैदान में उतारा है और आज उनके द्वारा नामांकन दाखिल किया गया।
और राजधानी दिल्ली और नोएडा समेत एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया है। बताया जा रहा है कि ईमेल सुबह के वक्त आया। स्कूल ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल सभी स्कूलों के परिसर को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। पुलिस के साथ ही बम निरोधक दस्ता और अग्निशमन विभाग का दस्ता भी मौके पर पहुंच चुका है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद अभिभावकों में खलबली मची है। बॉम्ब प्लांटिंग तो आई थॉट के लिए आते क्यों रिस्क लेना, ऐसा प्रिकॉशन तो अच्छा ही है ना, बच्चे को लेके आ जाओ, हो ना हो बात की बात है, र्यूमर हो सकता है और रिस्क भी है बच्चों की, तो आई थॉट कि चलो ले लेते उनको कलेक्ट कर लेते। वो भी आए स्कूल की तरफ से मिल गए, तो स्कूल धीरे धीरे सबको कर रहा है डिस्पर्स। पैनिक तो ठीक है क्योंकि अब सडनली मैसेज आता है तो पैनिक थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। आज एक्चुअली इन द मॉर्निंग वो SMS थ्रेट आया कि बॉम्ब थ्रेट है, आइदर पिक, और मतलब ऐसे तो सिक्योरिटी वाइज एवरीथिंग इज गुड, अगर पिक करना चाहे तो पिक कर लें। तो मैं थोड़ा सा केओस जनरेट हुआ, सो वेलकम हियर। एक मैसेज रिसीव हुआ था कि ईमेल्स आई है बम थ्रेट की, तो अभी मैसेज आया कि आप अगर चाहे तो अपने वार्ड को पिक कर सकते हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि पिक कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। बट सिक्योरिटी वाइज पुलिस वगैरह और एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड वाले आए थे यहाँ पर, तो दैट इज़ ओके। तो मैं सोच रहा पिक ही करूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगली खबर देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में सभी की नजर उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर टिकी हुई है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने फिलहाल अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इस बीच जिला कांग्रेस कार्यालय पर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा का अमेठी से इलेक्शन लड़ने की मांग को लेकर पार्टी कार्यकर्ता धरने पर भी बैठ गए। उनकी मांग है कि गांधी परिवार से कोई इस सीट से चुनाव लड़े। राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। राहुल गांधी को अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। वहीं कांग्रेस दफ्तर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना भी अब शुरू कर दिया है। और कोविड शील्ड वैक्सीन को लेकर विवाद तेज हो गया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे लेकर सरकार पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर निशाना साधा है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने जिस तरह लोगों से प्रचार करके कहा कि वैक्सीन लगाइए, आज तो वो भी जुमला निकला। उन्होंने कहा कि जनता इस झूठ और हिसाब को वोट देकर करेगी। कोविड शील्ड के मुद्दे पर फिर गरमाई है यह सियासत, जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्षी नेताओं ने कई सवाल खड़े किए हैं। और आज ही मैं किसी चैनल की खबर पढ़ रहा था कि कोई बेटी किसी कार्यक्रम में शामिल थी, हार्ट अटैक हुआ। हरियाणा के पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दूसरे दलों से आए नेताओं को भाजपा की सदस्यता दी गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने पार्टी का पटका पहनकर नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया। भाजपा ज्वाइन करने वालों में प्रमुख तौर पर जननायक जनता पार्टी जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव अशोक शेरवाल, प्रदेश महासचिव कुसुम शेरवाल, अंबाला जिला अध्यक्ष हरपाल कंबोज भी शामिल रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वरिष्ठ नेताओं ने दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में भी काफी बड़ा विश्वास भी जताया है। तो इस तरह से बड़ी उम्मीदों के साथ मैं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए जेजेपी के कई बड़े चेहरे सामने आए हैं, जिनके द्वारा बतौर उम्मीदों के साथ में और भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी के साथ में रुझान दिखाते हुए आज सत्ता पक्ष में एंट्री की गई है, दामन थामा गया है। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सार्थक प्रयासों के बीच में उनका भी अब हिस्सेदारी होना तय हो गया है। जेजेपी से बदलकर सीधा भारतीय जनता पार्टी में पहुंचना भी अहम माना जा रहा है। आज लगातार इस सिलसिले में जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, अन्य दलों से बड़े बड़े नेता, पार्टी के विभिन्न प्रमुख कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो छोटा कार्यकर्ता भी है, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, ऐसे भारी संख्या के अंदर कांग्रेस और अन्य दलों के
कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अशोक शेरवाल जी, कुसुम शेरवाल जी और हमारे हरपाल कंबोज जी, सरदार हरपाल सिंह कंबोज जी, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और प्रदेश में वन अग्नि लगातार विकराल रूप ले रही है। अब तक प्रदेश में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं मंडल तक हजारों हेक्टेयर जलकर खाक हो चुके हैं। प्रदेश सरकार जंगल की आग को बुझाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस जंगलों में लग रही आग को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह विष्ट ने कहा कि अब तक करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बयानबाजी का आरोप भी लगाया गया। तो इस तरह से बता दें, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में धधकती हुई आग गति पकड़ रही है और इस आग पर काबू पाने के लिए जहां सत्ता पक्ष और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के निर्देशों पर तमाम वन विभाग की टीम, साथ ही थल सेना, वायुसेना प्रयासरत है कि किस तरह से इस आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन यह आग बढ़ती हुई रहवासी इलाकों तक पहुंच रही है। हालांकि बीते दिन बरसात होने की वजह से काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया। और यही कारण है जहां पर उत्तराखंड के कांग्रेस के तमाम लोगों के द्वारा सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोपों के साथ में आग ना बुझने को लेकर के भी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। यह भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड प्रदेश में धधकते हुए जंगल, भीषण गर्मी के बाद में जोर पकड़ती हुई आग आगे बढ़ रही है। इस आग पर काबू पाने के लिए काफी खासे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी तरह की जनहानि ना हो और जल्द से जल्द किस तरह से इस आग पर काबू पाया जाए। काफी कड़ी मशक्कत का सामना भी थल सेना और वायुसेना लगातार कर रही है। उत्तराखंड के 600 से ज्यादा जंगल एक महीने से ज्यादा समय हो गया है कि धधक रहे हैं, जल करके स्वाह हो गए हैं। अरबों खरबों रुपए की जो है पब्लिक की संपत्ति जो है बर्बाद हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी की जो है कुंभकर्णी निंद्रा अब जाकर के टूट रही है। वन मंत्री कहाँ थे भाई? उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? वन विभाग नाम की कोई चीज इस उत्तराखंड में है कि नहीं? शासन प्रशासन नाम की चीज है कि नहीं? कोई भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाह रहा है। जब पर्यावरण को इतना बड़ा नुकसान हो गया है, वन्य जीव जंतुओं को इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, पूरे देश का पर्यावरण जो है उत्तराखंड के भरोसे है और फिर अगर यहाँ इतनी लापरवाही हो रही है तो ये बिल्कुल जो है गैर जिम्मेदाराना बात है। और अब मुख्यमंत्री बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपने समय रहते जो है उत्तराखंड के वनों को बचाने की कसरत क्यों शुरू नहीं की? आपके जो है प्रशासन ने जो है क्यों अपनी निंद्रा नहीं तोड़ी? जनता में बहुत ज्यादा नाराजगी है और उत्तराखंड के जंगलों में हर साल जो है आग लगती रही है। आपने पिछले अनुभवों से सबक क्यों नहीं सीखा? इस बार जो है अभी आज की डेट तक जो है पिछले वर्षों की तुलना में 5 गुना ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। और खबरों के बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द लौटते हैं खबरों के साथ। देखते रहें टीवी 100।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का टीवी 100 में स्वागत है। और चलिए सीधे बढ़ते हैं आगे की खबरों में। श्रावस्ती में तीसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जिले में निष्पक्ष चुनाव कराने के अधिकार से अधिक मतदान करवाने के उद्देश्य से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने ककरदरी में स्वीप कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक और एसएसबी कमांडेंट ने घर घर जाकर लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक किया और लोगों से अधिक मतदान करने की अपील भी की। तो जिस तरह से देखा जाए, चुनावी मैदान में जौहर आजमाते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक और प्रत्याशी से लेकर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी जनता से रूबरू हो रहे हैं और मतदान में अपने लक्ष्य के साथ में आगे मुकाम हासिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और उसी प्रयासों के बीच में पुलिस प्रशासन भी पीछे नहीं है। प्रशासन के द्वारा भी मुख्य रूप से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि वह घर से बाहर निकलें और जिस चरण में क्षेत्र में मतदान होने हैं अपनी अहम भूमिका दें, क्योंकि एक वोट भविष्य को तय करता है सरकार की नीतियों को लेकर। और सरकार के बनने के बाद बीते 5 वर्षों तक किस तरह इंतजार लोगों को रहता है, इसके लिए जागरूक करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और इसी प्रयासों के बीच में डीएम से लेकर के पुलिस अधीक्षक भी चुनावी मैदान में मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और देहरादून में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही गर्मियों के सीजन में भी डेंगू होने की संभावना भी बढ़ गई है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि कूड़े से संबंधित कंपनियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो कंपनियों पर कार्रवाई होगी। और इसके बावजूद भी कंपनियां बाज नहीं आती हैं तो उनके ऊपर कड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो देहरादून में जगह जगह कूड़े के ढेर, डेंगू होने की संभावना बढ़ी है और इस बढ़ती हुई संभावनाओं के रोकथाम के लिए कंपनियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जहां कंपनियों को सफाई के खास निर्देश दिए हैं और जो सफाई को नहीं निर्देश मानेगा उनके ऊपर कड़ा रुख भी प्रशासन अपनाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर निर्देशित किया गया है, निरीक्षण भी किए जा रहे हैं और संबंधित कंपनीज पर और संबंधित एसआईज पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। और यही स्थिति रहेगी तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर निर्देशित किया गया है, निरीक्षण भी किए जा रहे हैं और संबंधित कंपनीज पर और संबंधित एसआईज पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। और यही स्थिति रहेगी तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। और खबर झांसी से है, जहां ललितपुर लोकसभा बीएसपी के प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती का आशीर्वाद लेकर उन्होंने नामांकन पत्र भरा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वह जीतते हैं तो झांसी की जनता के लिए विकास के कई रास्ते भी खुलेंगे। उत्तराखंड में मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर श्रम कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम पर पूर्व राज्य मंत्री विशाल डोभाल पहुंचे, जहां सभी मजदूरों को मिठाई बांटी गई। साथ ही सम्मानित कर मजदूरों का आभार भी व्यक्त किया गया। उस दौरान डोभाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं मजदूरों को अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात भी उनके द्वारा कही गई। मैं सबसे पहले हमारे पूरे देश के श्रमिकों को, जो हमारे देश की रीढ़ है, उनको मजदूर दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और आज मजदूर दिवस है तो हर बार की तरह, हर वर्ष की तरह हम यहाँ पर मजदूरों के साथ हैं। और मेरा आग्रह है पूरी जनता से और श्रमिकों से कि अपने अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ें। और पिछले 10 वर्षों से जो इस भाजपा शासनकाल में त्राहिमाम मचा हुआ है, जिसमें ना तो अकलियतों की पूछ है, ना युवाओं की पूछ है, ना मजदूरों की पूछ है, उस भाजपा सरकार को मिलकर सब उखाड़ फेंकने का कार्य करें। और मैं भी कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष से पूर्व जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो दीर्घकालीन योजनाएं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए रखी गई, जिसमें मुख्यतर मनरेगा थी, उसको हम पुनर्जीवित करने का कार्य करेंगे जब हमारी सरकार आएगी, अभी एनडीए अलायंस की। और खोखले वादे ना करके 15 लाख बांटने के खोखले वादे और पुलिंदे हटा के जो धरातल पे हम कर सकते हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में है, जो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं उनको वर्ष में मात्र 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे मजदूर को जो है कुछ आगे बढ़ाने का सोच रखिए, जो हम लोगों को इतना पीछे छोड़ दिए हैं। हम लोगों के लिए मजदूर को जो जाते हैं काम करने के लिए, पूरे धूप में काम करते हैं, जिसके यहाँ काम करते हैं वो लोग दिन भर काम करवाते हैं,
उसके बाद शाम में बोलते हैं 1 घंटा और करो फिर पैसे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये सब के सिलसिले में बोलना चाहते हैं सरकार को कि कुछ हम लोग के पैसे मिलते हैं, इतने पैसे में हम लोग अपना रूम किराए पर रहना और एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना ये मजदूरी में कम पैसे में नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि थोड़े बहुत पैसे बढ़ाने का हम लोग का कष्ट करें, क्योंकि हम लोग अपने फैमिली को अच्छे से चला सके। खबरों के बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द लौटते हैं खबरों के साथ। देखते रहें टीवी 100। वोट देने में इतना क्या सोचना? वोट ही तो सोच कर देना है अंकल जी। डिम्पल, बड़ों के बीच ऐसे नहीं बोलते बेटा। पर मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ पापा। किसने कहा? कांग्रेस ने। भूल गए क्या, जिन्होंने 89 में वोटिंग की उम्र 21 से 18 की थी? मुझे अपनी सरकार चुनने का हक दिया था। महेंद्र, अपनी बच्ची सचमुच बड़ी हो गई है। हाँ तो इसकी पॉकेट वाली बंद कर देते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का टीवी 100 में स्वागत है। और चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों में। फिरोजाबाद के प्रसिद्ध इस्लामिक सेंटर में जिले के तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा गया कि सभी मौलाना जुमे के दिन अपनी अपनी मस्जिदों से लोगों को वेबसाइट की जानकारी दें और वोट के महत्व को बताते हुए मतदान वाले दिन मतदान अवश्य कराने की अपील करें। मतदान प्रतिशत अधिक होने से हम अच्छे नेता को चुनकर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना प्रयास करेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हमेशा ये अपील रही है कि लोग मतदान की जागरूकता को बढ़ाएं। जब देखा गया कि पिछले 2 चरण में हमारा वोट प्रतिशत कम रहा है, तो हमें जरूरत आई कि हम लोग इस देश के लोकतंत्र में जो हमें संविधान ने वोट के इजाजत दी है, वोट डालने का जो हमें एक अधिकार दिया है, उस अधिकार का प्रयोग करना और उसके लिए आवाम और जनता को जागरूक करना, ये सबसे पहले धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी है। इसलिए आज ये प्रेस वार्ता रखकर सबसे ज्यादा जागरूकता और बेदारी पैदा करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता में आवाम से ये अपील करना है। आज सारे धर्मगुरु उलमा यहाँ मसाजिद के मौजूद हैं और उनसे ये अपील कर रहे हैं कि हम सब की जिम्मेदारी है। राजकीय आदर्श MS वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला इंदौरा की गुरप्रीत कौर ने हिमाचल प्रदेश टॉप 10 मेरिट में छठा और वाणिज्य संकाय में प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगत की युविका पठनिया ने प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया है। 9वीं रैंक में उनको नाम देते हुए काफी खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, जिससे इंदौरा क्षेत्र में खुशी की लहर है। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के 10+2 कक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं और हमारे लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे इस इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की 2 बेटियों ने प्रथम जो 10 स्थान है उसमें अपना स्थान बनाया, हमारे इलाके का नाम रोशन किया। वहाँ की बेटी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो 6ठा स्थान हासिल किया और कॉमर्स सेक्शन में उसने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। इंदुपुर से बेटी है गुरप्रीत कौर। इसके साथ साथ डागला से हमारी बेटी युविका पठानिया जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगत की छात्रा है, उसने पूरे प्रदेश के अंदर 10+2 में 9वां स्थान हासिल किया है। मैं अपनी तरफ से इन दोनों बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। मकान मालिक के बेटे पर बच्ची के साथ रेप का आरोप है। खबर कोतवाली क्षेत्र खिदीराबाद की बताई जा रही है। परिजन केस दर्ज करवा चुके हैं। केस दर्ज होने के बाद आरोपी को हिरासत में भी पुलिस ने ले लिया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच की जा रही है। नाबालिग लड़की के साथ रेप का यह मामला पूरा सामने आया था। कल रात में एक व्यक्ति ने आके ये सूचना दी थी कोतवाली पे कि उसकी नाबालिग बच्ची लगभग 6 वर्ष की है, जिसके साथ जहां वो किराए पर रहता था उसी मकान मालिक के एक बच्चे के द्वारा
दुष्कर्म किया गया है। गंभीरता से लेते हुए इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। और उद्यान निदेशक दीप्ति सिंह निदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय समीक्षा बैठक करने उद्यान निदेशालय चौबटिया पहुंची, जहां चौबटिया पहुंचकर उन्होंने उद्यान का निरीक्षण किया और उद्यान को और अधिक विकसित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उद्यान अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार गुप्ता ने उद्यान में हो रहे कर्मों को लेकर के नई प्रजाति के बारे में निर्देशकों को अवगत भी कराया। साथ ही इस दौरान उद्यान निदेशक दीप्ति सिंह ने कहा कि शासन की अपेक्षा थी ग्राउंड पर जाकर देखा जाए कि किसानों के फायदे के लिए क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए, आज पहली बार मैंने यहाँ पे निरीक्षण किया है और जैसे 250 एकड़ में हमारा ये पूरा फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो ये देखा गया कि काम तो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे 125 सेब की वैरायटीज़ हैं, प्लम की, इन सब की हाइब्रिड मोड पे भी काम हो रहा है, तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन साथ ही साथ देख रहे हैं कि मैं पर्सनल जो कार्मिक है उनकी भी कमी है। टेक्निकल हैंड्स हमारे जो मिस्टर ब्रजेश गुप्ता है उनके पास नहीं है। तो ये सब इसीलिए शासन की भी अपेक्षा थी कि आप जाएँ, फील्ड विजिट करें और बताएं कि कहाँ क्या हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और बेटरमेंट कर सकते हैं, ताकि किसान को। देखिए, हाई डेंसिटी वाले में आपने कार्रवाई तो करी ब्रजेश गुप्ता जी ने, उसमें काफ़ी अच्छे उन्होंने लगाए हैं। कहीं कहीं उन्होंने पार्ट्स में भी उसका डेवलपमेंट करने की कोशिश की है और इंडो डच के साथ भी हमारा बहुत ही जल्दी कन्वर्जेंस पे काम होगा। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीलम सोनकर और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दरोगा सरोज भी नामांकन करने पहुंचे। सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ ही नामांकन करने जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। सभी दलों के रणनीतिकारों ने इस मौके को शक्ति प्रदर्शन के लिए मुफीद बनाया। पार्टियों के इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान होने वाली गहमागहमी को भी सकुशल पार कराना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। और फिलहाल हमारा देश के इस बुलेटिन में देश भर की तमाम खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें TV 100।